तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पढ़ेंगे हम लोग। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये एक्ट जब प्रपोज किया गया था तो किसके टाइम में प्रपोज किया गया था, किसके टाइम में इसका प्रस्ताव लाया गया था, वो थे उस टाइम विलिंगडन। तो विलिंगडन के टाइम में प्रपोज किया गया था, विलिंगडन के टाइम में इसको प्रपोज किया गया था, ठीक है, 1935 में, ठीक। लेकिन ये इनैक्ट हुआ था, ये इनैक्ट हुआ था या लागू हुआ था, ये लागू हुआ था कब, लिनलिथगो के टाइम में, लिनलिथगो के टाइम में 1937 में ये लागू किया गया था, ठीक है। तो ये सवाल आ सकता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1937 कब लागू किया गया, तो 1937 में लागू किया गया, 1937 में लागू किया गया, ठीक है। भारतीय संविधान जो संविधान बन के तैयार हुआ उसके बहुत सारे पार्ट, उसके बहुत सारे सेक्शंस डायरेक्टली इन्फ्लुएंस है किससे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से इन्फ्लुएंस है। तो इसका बहुत सारा पोर्शन आज भी हमारे संविधान के अंदर दिखाई पड़ता है, ठीक है। अब इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंदर कितने शेड्यूल थे, शेड्यूल कितने थे, सूचियां कितनी थी, 10 सूचियां थी और 321 सेक्शन थे। इसके अंदर 321 सेक्शन थे, इसके अंदर 321 सेक्शन थे, ठीक है। 10 सूचियां थी और 321 सेक्शन थे इसके अंदर, ठीक है। अब इसके अंदर क्या महत्वपूर्ण प्रावधान थे उसके बारे में हम लोग थोड़ा बात करेंगे, ठीक है। तो पहली चीज क्या थी, अखिल भारतीय संघ का प्रावधान। अखिल भारतीय संघ या ऑल इंडिया फेडरेशन बनाया गया, पहली बार ऑल इंडिया फेडरेशन बनाया गया, अखिल भारतीय संघ। इसमें क्या किया गया, केंद्र और राज्य के बीच के जो विषय थे, जैसे प्रशासनिक विषय या जिसके ऊपर कानून बना सकते थे, ऐसे विषयों को बांट दिया गया। इस तरह का प्रावधान हम लोग को देखने को मिलता है शेड्यूल 7 में, जहां पे 3 लिस्ट थी ना, एक राज्य सूची, एक समवर्ती सूची और एक केंद्र की सूची। तो इस तरह की 3 सूचियां बनाई गई थी इस अखिल भारतीय संघ के भीतर, ठीक है। तो ये 3 जो सूचियां थी वही राज्य सूची थी, केंद्र सूची थी और समवर्ती सूची। राज्य सूची के ऊपर सिर्फ राज्य कानून बना सकता था, समवर्ती सूची के ऊपर राज्य और केंद्र दोनों कानून बना सकते थे और केंद्र सूची के अंदर सिर्फ केंद्र कानून बना सकता था। तो इस तरह से राज्य और केंद्र के बीच में विषयों को बांट दिया गया, प्रशासनिक विषयों को बांट दिया गया जिनके ऊपर कानून बनाया जा सकता था, ठीक है। उसके बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। इसी कानून के तहत, इसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई, ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई 1 अप्रैल 1935 को। और अगला पॉइंट क्या है, पृथक निर्वाचक मंडल, सेपरेट इलेक्टोरेट की स्थापना की गई, किसके लिए, किसके लिए, तो शेड्यूल कास्ट या दलित, वुमेन, लेबर, इन तीनों लोग के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट या पृथक निर्वाचक मंडल की बात की गई पहली बार, ठीक है। और विमेंस को रिजर्वेशन भी दिया गया, कुछ सीट विमेंस के लिए रिजर्व कर दी गई, कुछ सीट विमेंस के लिए रिजर्व कर दी गई, ठीक है। उसके बाद संघीय न्यायालय की स्थापना हुई, फेडरल कोर्ट 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 की स्थापना हुई या संघीय न्यायालय की स्थापना हुई। और इसी एक्ट के तहत बर्मा और भारत को अलग कर दिया गया, बर्मा और भारत को अलग कर दिया गया, बर्मा और भारत को अलग कर दिया गया। इसी एक्ट में यह प्रोविजन था कि बर्मा को भारत से अलग कर दिया जाए। देखो प्रांतीय स्तर पर जो द्वैत शासन था, ठीक है, प्रांतीय स्तर पर जो द्वैत शासन था उसको कहां पे ले आएंगे, राष्ट्रीय स्तर पे ले आएंगे, ठीक है। डायरेक्टली जो प्रांतीय लेवल पे था उसको कहां पे ले आएंगे, सेंटर के लेवल पे ले आएंगे, ठीक। तो द्वैत शासन होगा वो ले आएंगे कहां पे, राष्ट्रीय स्तर पे, ठीक है। उसके बाद संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना होगी, संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना होगी। अगले सवाल आता है कि सबसे पहले लोक सेवा आयोग की स्थापना किस एक्ट के तहत हुई थी, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 से हुई थी, ठीक है। लेकिन अगर पूछा जाएगा संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना कब होगी या किस एक्ट के तहत होगी, तो 1935 के एक्ट होगी, ठीक।
अच्छा, द्वैत शासन का मतलब होता है ये जो विषयों को बांटने को जो बोलते हैं ना, उसी को वो बोलते हैं द्वैत शासन। तो पहले प्रोविंशियल लेवल पे विषयों को बांटा गया था, फिर बाद में राष्ट्रीय स्तर पे विषयों को बांट दिया गया, जो हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया था। ठीक है, और जो बाइकैमरल की बात आती है ना, बाइकैमरल लेजिस्लेचर, या उसको बोलते हैं यहाँ पे होगा, हाँ, द्विसदनीय विधान मंडल। तो वहां पे दो हाउस की बात होती है, जहां बाइकैमरल लेजिस्लेचर लिखा होता है या द्विसदनीय मंडल की बात होती है, वहां पे दो हाउस, मतलब राज्यसभा और लोकसभा, दो हाउस। उसी तरह से प्रोविंस के लेवल पे या स्टेट के लेवल पे दो हाउस, जैसे हमारे यूपी में है विधानसभा, विधान परिषद। ठीक है, तो डायरेक्टली का मतलब होता है विषयों को बांटना, डायरेक्टली मतलब होता है विषयों को बांटना। और जो विधानमंडल की बात होती है, द्विसदनीय विधानमंडल, वहां पे दो हाउस की बात होती है। क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर 8 है कि संसद में द्विसदनीय विधानमंडल पारित किया गया। ठीक है, अब राज्यसभा और लोकसभा बन जाएंगे। ठीक है, दो सदन बन जाएंगे, दो सदन। ठीक है, ये पॉइंट अच्छा है, यहां से सवाल बन चुका है। न्यू बॉन्डेज ऑफ चार्टर, नेहरू जी ने इसके लिए दो स्टेटमेंट दिया था, न्यू बॉन्डेज ऑफ चार्टर और दूसरा है कार विद ब्रेक्स एंड नो इंजन, कार विद ब्रेक्स एंड नो इंजन। ये बोला था नेहरू जी ने, कार विद ब्रेक्स एंड नो इंजन, और न्यू बॉन्डेज ऑफ चार्टर, न्यू बॉन्डेज ऑफ चार्टर मतलब गुलामी का नया घोषणा पत्र, गुलामी का नया घोषणा पत्र। ठीक है, और इसी एक्ट के तहत, इसी अधिनियम के तहत संघीय रेलवे प्राधिकरण की स्थापना हुई थी, संघीय रेलवे प्राधिकरण की स्थापना हुई थी। मतलब इस एक्ट से पूरी तरह से फेडरेशन को बहुत इंफसाइज किया जा रहा है, संघ को बहुत इंफसाइज किया जा रहा है। ठीक है, फेडरल प्रिंसिपल को संविधान के अंदर लाने की बात की जा रही है। और इसी एक्ट के तहत पहली बार भारत के अंदर डायरेक्ट इलेक्शन को इंट्रोड्यूस किया गया, डायरेक्ट इलेक्शन को इंट्रोड्यूस किया गया। अब 1937 में इलेक्शन होगा, जहां पे 11 प्रोविंस में इलेक्शन होगा, और जिसमें 8 जगह पे कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिलेगा और 3 जगह पे पूर्ण बहुमत नहीं मिलेगा। कहां कहां पे? बंगाल, सिंध एंड पंजाब। बीएसपी से याद रखिए, बीएसपी। ऐसा आगे आएगा तो हम बताएंगे। तो डायरेक्ट इलेक्शन पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, और फिर इलेक्शन होगा, 28 महीने कांग्रेस की सरकार चलेगी और 1939 में वो लोग रिजाइन दे देंगे। क्यों रिजाइन देंगे? क्योंकि अंग्रेज जो होते हैं वो बिना कांग्रेस के सलाह लिए वो इंडिया को एज अ पार्टिसिपेंट बना देते हैं। किसमें? वर्ल्ड वॉर 2 में। मतलब इंडियन सोल्जर को भेज देंगे वर्ल्ड वॉर 2 में। ठीक है, बिना पूछे, बिना डिस्कशन किए। तो इस वजह से वो लोग छोड़ देते हैं, मतलब रिजाइन दे देते हैं और सरकार गिर जाती है। ठीक है, 28 महीने के बाद संघ एवं संसदीय प्रणाली का सिद्धांत पहली बार लागू किया गया। हमने बताया संघ और संसदीय प्रणाली, पार्लियामेंट्री सिस्टम का जो प्रिंसिपल लागू किया गया पहली बार। ठीक है, संसदीय प्रणाली का जो पहली बार प्रिंसिपल लागू किया गया है भारत के अंदर, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ही लागू किया गया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ही लागू किया गया है। इसके अंदर इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन एक सेक्शन है, उसको अपने संविधान के अंदर लागू किया गया है, जिसको हम लोग डायरेक्टिव प्रिंसिपल के नाम से जानते हैं। ठीक है, नीति निर्देशक तत्व के नाम से जानते हैं। ठीक, तो वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है, जो प्रोविजन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में, उसको हम लोग डायरेक्टिव प्रिंसिपल के नाम से जानते हैं, जो कि हमारे संविधान में दिया हुआ है। और इसी एक्ट के तहत बिहार एक अलग सूबा बन जाता है, बिहार एक अलग सूबा बन जाता है। ठीक है, 1936 में बिहार बिकेम सेपरेट प्रोविंस इन 1936 अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 यही पूरा था। तो ये फैक्चुअल है, रटना है बस।